अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं रोटेशनल किनेटिक एनर्जी। जनाब अली, किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो सिंपल हमारे पास है ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर। जनाब अली, रोटेशनल किनेटिक एनर्जी में इसको कन्वर्ट करना है तो जनाब V इज इक्वल टू क्या होगा, रोटेशनल किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अब हम माहर हो गए हैं खासे फॉर्मूले, हम लीनियर से एंगुलर टर्म में जल्दी जल्दी कन्वर्ट करने जोगे हो गए हैं। तो V इज इक्वल टू आर ओमेगा, वी स्क्वायर का मतलब है आर ओमेगा का स्क्वायर, तो 1/2 m इंटू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओए होए होए, एम आर स्क्वायर किसके बराबर है, आई के बराबर है। तो मुअज़्ज़ज़ ख़ातिनो हज़रात, देखें लेक्चर तो शुरू होते ही ख़त्म होने लगा। ये है रोटेशनल किनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी के साथ कंपेयर कीजिए, 1/2 लीनियर मोशन में इनर्शिया, एंगुलर मोशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर मोशन में वेलोसिटी, तो एंगुलर मोशन में वेलोसिटी वी की जगह पे क्या आ गया, ओमेगा आ गया जी। ये जनाब जनरल सा फॉर्मूला बन गया। अब अगर तो ऑर्बिटल मोशन है तो आई की जगह पे आप एम आर स्क्वायर सिंपली ही लिखेंगे, और अगर कोई स्पिन मोशन हो रही है तो जिस तरह का बॉडी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके मुताबिक ही पुट करेंगे। अगर रिजिड बॉडी है तो क्या करेंगे जनाब अली, रिजिड बॉडी के केस में रोटेशनल किनेटिक एनर्जी टोटल कैसे मालूम करेंगे, जैसे हमने पहले एंगुलर मोमेंटम मालूम किया, जैसे हमने पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में मालूम किया जी रिजिड बॉडी के लिए। तो क्या है जनाब, ये देखें यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से हम देखते हैं, हम रिजिड बॉडी के हिस्से कर लेते हैं, तोड़ के नहीं निशान लगा के। हर हिस्से का मैस m1 m2 m3 और रेडियस r1 r2 r3 4 फलाना फलाना फलाना, ओमेगा वैसे ही आएगा। तो 1/2 तो वैसे ही कॉमन ही रहेगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सोन टू mn rn स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर वैसे ही एंगुलर टर्म में 1 2 3 नहीं आना जनाब अली। 1/2 ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, i फ्रॉम 1 to n mi ri स्क्वायर, लॉ जी रिजिड बॉडी के लिए भी निकल आया। तो जनाब ये रोटेशनल किनेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ली है। जनरल फार्मूला क्या आ गया रोटेशनल किनेटिक एनर्जी का, हर रोटेट करने वाले बॉडी की किनेटिक एनर्जी है। अब ये नहीं पूछना कि सर इसकी डायरेक्शन किधर को होती है, किनेटिक एनर्जी इसके इधर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन का चक्कर यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे ये जो एंगुलर वेलोसिटी है इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड से गर्ज है, डायरेक्शन वगैरह कोई नहीं हमें चाहिए, क्लॉकवाइज हो एंटी क्लॉकवाइज हो, खसमान खाए, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। जनाब अली रोटेशनल किनेटिक एनर्जी का एक इस्तेमाल है क्लच। क्लच क्या होता है, आप में से जो मेल हजरात वीडियोस देख रहे होंगे, मोटरसाइकिल गाड़ी चलाते होंगे, आपने क्लच देखा सुना हुआ है कि क्या होता है। जनाब जो बीबियां हैं, फीमेल्स हैं, उनको समझना ज़रा मुश्किल होगा थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। करना क्या है, अभी बाइक स्टार्ट है, आप रेस रेस दे रहे हैं, लेकिन वो रेस देने के बावजूद चल नहीं रही। वजह क्या है कि वो रेस देने पर इंजन का जो हिस्सा घूमता है, ये हिस्सा घूम रहा है इंजन का, जिस पे चैन चढ़ी हुई है, जिस गरारी पे, जिस गेयर पे, जिसने पिछले व्हील को, जिसने व्हील को घुमाना है, वो ये हिस्सा है, ये अलग है, अभी ये जुड़े हुए नहीं है, ये हिस्सा घूम रहा है, ये अलग है। जो ही आप क्लच छोड़ेंगे, वो लीवर छोड़ते हैं गाड़ी का, वो पैडल से पाँव उठाते हैं, तो जो ही आप उठाते हैं तो ये वाला हिस्सा इसके करीब आके इसके साथ टच कर जाता है, इसके साथ जुड़ जाता है, ये फ्रिक्शन की वजह से इसके साथ अटैच हो जाता है। ये देखिए ये घूम रहा है, ये इधर को आते आते साथ जुड़ा, ये भी घूमने लगे, ओ गाड़ी चल रही है। गाड़ी चलते चलते आपने इसकी रोटेशन खत्म करना है, इंजन तो स्टार्ट रहेगा, गाड़ी की मूवमेंट आपने रोकना है, तो आप क्लच पे पैडल प्रेस करते हैं या मोटरसाइकिल पे क्लच वाला लीवर खींच लेते हैं, तो क्या होता है, ये हिस्सा दूर हो जाता है। इंजन चल रहा है लेकिन जो गाड़ी का व्हील घुमाने वाला हिस्सा है वो दूर हो गया। अब आपने फिर से चलाना है, ये इसके साथ अटैच हो गया, लॉज चल पड़ा, अलहदा हो गया, चल पड़ा, अलहदा हो गया, लॉज ना वैसे काम कर रही है। रोटेशनल किनेटिक एनर्जी वहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक। और जनाब लफ्ज़ आपने सुना होगा फ्लाई व्हील कहीं पे। अच्छा, फ्लाई व्हील से पहले सिंपली व्हील सुने, व्हील पहिए। आपने मोटरसाइकिल का पहिया देखा, साइकिल का पहिया देखा, वो अजीब बात ये थी उसमें तारें डाली होती हैं, तार टूट गई, तारा विंगियाँ हो गई, चक्का विंगा हो गया, वो पूरा डिस्क की तरह चक्का क्यों नहीं हो जाता कार का। इवन ट्रक का आपने व्हील देखा हो, उसमें जो रिम होता है वो तो वजनी होता है, दरमियान में जो प्लेट लगी होती है वो बिल्कुल हल्की सी होती है, निगलिजिबल स्मॉल उसका मैस होता है। वजह क्या है उसकी,
वजह यह है जनाब कि जो व्हील है ना ये हूप की शक्ल में बनाए जाते हैं। सारे व्हील, अभी फ्लाई के लफ्ज़ में रेज कर दूं, जितने व्हील हैं ये सारे के सारे कैसे बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं रिंग या हूप की शक्ल में। वो मोटरसाइकिल या साइकिल के पहिए में तारें लगाने का मकसद क्या होता है कि उनका दरमियान वाले हिस्से का मैस निगलिजिबल इस्तेमाल रहे। गाड़ी का, ट्रक वगैरह का चूँकि वेट ज़्यादा होता है, वहाँ तारें लोड उठाना ज़रा मुश्किल होता है, तो वहाँ पे वो प्लेट लगा देते हैं पूरी, लेकिन उसमें भी सुराख करते हैं, तो वो भी हूप की शक्ल में या रिंग की शक्ल में होता है। वजह रोटेशनल किनेटिक एनर्जी है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। जब व्हील स्पिन मोशन करेगा तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा है mr²। अगर वो डिस्क की शक्ल में व्हील बनाएं या स्फीयर की शक्ल में, गेंद की बॉल की शक्ल में पहिए बनाएं ना, व्हील बनाएं, तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनाब आली कम होगा, 2/5 mr² या 1/2 mr² होगा, और उससे फिर रोटेशनल किनेटिक एनर्जी कम होगी, तो व्हील को एनर्जी पूरी नहीं मिलेगी, तो उसकी रोटेशन पूरी नहीं होगी, तो क्या फायदा जी फिर। इसलिए जितने भी किस्म के व्हील्स हैं वो सारे के सारे रिंग या हूप की शक्ल में बनाए जाते हैं, ये डिस्क की शक्ल में नहीं बनाए जाते। एक तो ये बात हो गई। और दूसरी जनाब यार देखें जी, फ्लाई व्हील, रोटेशनल किनेटिक एनर्जी फ्लाई व्हील में इस्तेमाल होती है। और देखिए साइकिल जब चलाते हैं, दोनों पैरों से आप एक पैर से पैडल को प्रेस करते हैं, दूसरे पैर से पैडल को प्रेस करते हैं, इससे और इससे, लेकिन इंजन में ऐसा नहीं होता। इंजन में पिस्टन ने पावर प्रोवाइड करनी है, एनर्जी प्रोवाइड करनी है बाकी सिस्टम को, बाकी इंजन को। वो पिस्टन वाइब्रेट करता है, ऊपर नीचे मूव करता है, पिस्टन को ऐसे नीचे को धक्का मारने के लिए पावर मिलती है, लेकिन नीचे से ऊपर को वो अपनी जो उसको एनर्जी मिलती है उसी फ्लो में वो ऊपर को अपने इनर्शिया की वजह से कह लीजिएगा वो ऊपर को जाता है। तो अब जब पिस्टन नीचे को आता है तब तो पावर मिलती है, इसे कहते हैं पावर स्ट्रोक। और जब नीचे से ऊपर जाता है फिर उसे एनर्जी नहीं मिलती। तो गाड़ी की का फ्लो तो कम हो जाए, मोटरसाइकिल का तो वो तो धक्के स्टार्ट हो जाए, ऐसे ऐसे करके चले कि जब पावर मिलेगी स्पीड ज़्यादा हो गई, जब पावर नहीं मिल रही, पिस्टन ऊपर को जा रहा है, तब उसे एनर्जी नहीं मिल रही, वो स्लो हो गया। उससे बचने के लिए क्या करते हैं आप अगर देखें, जहाँ कई जगहों पे इंजन लगे होते हैं, हम आटा पिसवाते हैं चक नंबर 320 गाफ पे से, वहाँ पे देखें काला इंजन लगा होता है। अगर आप जरा इंटरेस्ट रखें तो वो इस इंजन के साथ बड़ा सारा पहिया घूम रहा होता है। कभी आपने गंदम की हार्वेस्टिंग होते देखी हो, थ्रेशर, उसके साथ एक बड़ा सा पहिया खाली घूम रहा होता है। देखने वाला कहता है यार ये पता नहीं किस बेवकूफ़ ने लगा दिया, खाली घूमी जा रहा है, इसका फंक्शन ही कोई नहीं। उसका फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब पावर मिलती है पिस्टन को, बाकी इंजन घूमता है, वो फ्लाई व्हील है, हवा में ही उड़ने वाला, हवा में ही रहने वाला, बस इसका और कोई लिंक नहीं है, खाली घूमना है उसने। तो वो जो बाकी इंजन को पावर मिलती है, फ्लाई व्हील को भी पावर मिलती है, उसकी रोटेशनल किनेटिक एनर्जी बन जाती है। जब पिस्टन नीचे से ऊपर को खाली आता है उस वक्त बाकी इंजन को ये फ्लाई व्हील एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो ये एनर्जी का फ्लो कम नहीं होने देगा, इंजन की रनिंग स्मूथ बना देगा जो फ्लाई व्हील है। ये जो इंजन की फ्री रोटेशन है उसके दौरान ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा। 10 रुपए आपको मिले, 5 रुपए आपने खर्च कर लिए, 5 रख लिए, मुश्किल वक्त में वही 5 आपके काम आएंगे। जब पावर मिली, बाकी इंजन को पावर मिली, फ्लाई व्हील को भी मिली, उसकी रोटेशनल किनेटिक एनर्जी हो गई, उसने घूमना शुरू कर दिया। जब बाकी इंजन को मिलने वाली पावर कम हो गई, फिर इसकी रोटेशनल किनेटिक एनर्जी से बाकी इंजन को एनर्जी मिलेगी। ये फ्लाई व्हील का फंक्शन होता है। तो जनाब आली अभी हम रोटेशनल किनेटिक एनर्जी को मोटा मोटा डिस्कस कर लिया। अब हम मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट्स की रोटेशनल किनेटिक एनर्जीज को चेक करेंगे और कंपेयर करेंगे। हम करने क्या लगे हैं, अब हम एक रेस लगाने लगे हैं। एक इंक्लाइंड प्लेन से यहां से हम एक डिस्क और एक हूप यानी रिंग, आपके सिलेबस में ये 2 है बुक पे, मैं तीसरा साथ में एक स्फीयर भी रख देता हूं। उन तीनों को हम रोल करेंगे, ये चीजें रोल करती हुई रुड़ के नीचे आएंगी। देखेंगे नीचे आके कौन सबसे आगे आएगा, कौन रेस जीतेगा। जिसकी लीनियर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी वो रेस जीतेगा। चलें जी अभी देखते हैं जी। तो देखें आपके सामने सॉल्व किया हुआ है, मैं एक्सप्लेन करता हूं। रोटेशनल किनेटिक एनर्जी किसके लिए जनाब, अब हम डिस्कशन करने लगे हैं डिस्क, हूप, स्फीयर बुक में नहीं है लेकिन हमने शामिल कर लिया। तो रॉड के लिए भी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला पढ़ा था, उसे क्यों नहीं शामिल किया वो बाद में देखते हैं। तो जनाब पहले हम रोटेशनल किनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। वैसे हमने की हुई है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। काम तो सिर्फ इतना सा है कि आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू डिस्क के लिए, हूप के लिए और स्फीयर के लिए पुट करते जाएं तो बात बनती जाएगी बस
लेकिन सिर्फ हमने ये काम नहीं करना। देखिए हम क्या करने लगे हैं। रोटेशनल किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है बेटा जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर फॉर डिस्क। डिस्क के लिए आई की जगह पे डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 1/2 mr स्क्वायर। तो हाफ इंटू हाफ mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर 1/2 1/2 1/4 1/4 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो गया। लेकिन देखिए हम क्या करने लगे हैं r ओमेगा v के बराबर होता है। तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर v स्क्वायर रोटेशनल किनेटिक एनर्जी हमने इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट की है। क्यों, इसका जवाब आगे जाके आपको मिलेगा थोड़ी ही देर में। तो अभी हमने ये काम करना है हूप और स्फीयर के लिए भी। डिस्क की रोटेशनल किनेटिक एनर्जी 1/4 mv स्क्वायर है और ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी वो ही है 1/2 mv स्क्वायर ही। डिस्क के बार बारी आती है जनाब हूप की। हूप के लिए रोटेशनल किनेटिक एनर्जी कितनी है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। हूप यानी रिंग के लिए आई क्या है mr स्क्वायर। तो 1/2 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। आर ओमेगा वी के बराबर है तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया। ये हूप की रोटेशनल किनेटिक एनर्जी निकल आई। इसका मतलब है कि हूप की रोटेशनल और ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर ही है। तो ऐसे ही स्फीयर के लिए कैलकुलेट कर लीजिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में आई की वैल्यू पुट कीजिए 2/5 mr स्क्वायर 2 से 2 कट गया सिंप्लीफाई कीजिए 1/5 mv स्क्वायर स्फीयर के लिए निकल आया। लो जी अब रेस शुरू करते हैं। जब हम छोटे छोटे थे ना बच्चे स्कूल में तख्तियां लिखते थे वो कलमों की रेस लगाते थे। ऐसे तख्ती रख के ना कलम ऐसे और देखिए कभी कलम अगे जा रही है ऐसे। अब हमने ऐसी रेस लगाना है इंक्लाइंड प्लेन पे। डिस्क हूप और स्फीयर को इकट्ठे रखा रोल होकर नीचे आ रहे हैं। जीतेगा वो जिसकी लीनियर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। लेकिन जब वो हाइट पर हैं तो सारी की सारी एनर्जी है जनाब पोटेंशियल एनर्जी। जब वो नीचे को जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी में कमी आ रही है किनेटिक एनर्जी में इजाफा हो रहा है। लेकिन अब किनेटिक एनर्जी दो तरह की है ट्रांसलेशनल भी और रोटेशनल भी। तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी थी दो तरह की किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। फ्रिक्शन नहीं है आइडियल केस है ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी और रोटेशनल किनेटिक एनर्जी। लो जी ये तो जनरल बात हो गई। अब सबके लिए बारी बारी कैलकुलेट करते हैं। डिस्क के केस में फॉर डिस्क पोटेंशियल एनर्जी जब हाइट पे था कितनी mgh। अब ये mgh पोटेंशियल एनर्जी कितने हिस्सों में लग गई जी 1/2 mv स्क्वायर ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल किनेटिक एनर्जी डिस्क की लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी 1/4 mv स्क्वायर। अब आपको अंदाजा हुआ कि हमने रोटेशनल किनेटिक एनर्जी भी लीनियर टर्म में क्यों लिखी। वजह यह कि दोनों को जमा करना है एक जैसे होंगे जमा करना ऐड करना आसान होगा। लो जी तो जनाब 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/4 mv स्क्वायर चलो ठीक हो गया जी। यहाँ से mv स्क्वायर कॉमन आ गया बाकी क्या बचा 1/2 प्लस 1/4 इनको जमा करेंगे 3/4 आ गया m से m कट गया v स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 gh। तो v क्या हुआ 4/3 gh अंडर रूट। लो जी ये डिस्क के लिए लीनियर वेलोसिटी निकल आई नीचे जमीन के लेवल तक पहुंच के इंक्लाइंड प्लेन से रोल करते हुए। ऐसे ही बेटा जी अब हूप के लिए मालूम करेंगे mgh इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस हूप की रोटेशनल किनेटिक एनर्जी जनाब 1/2 mv स्क्वायर। लो जनाब अली ये आ गई v इज इक्वल टू gh अंडर रूट आ गया। तो ठीक है जी कल ये हमने 1/2 mv स्क्वायर दोनों जमा करेंगे 1/2 1 आ गया सिंप्लीफाई किया ये आ गया जी। ऐसे ही स्फीयर के लिए क्या होगा mgh इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर प्लस रोटेशनल किनेटिक एनर्जी 1/5 mv स्क्वायर। तो जनाब mv स्क्वायर कॉमन आ गया 1/2 जमा 1/5 7/10 आ गया। तो m से m कट गया सिंप्लीफाई करके ये आ गया। जनाब आपके पास 1 2 तीनों की लीनियर वेलोसिटीज आ गई। किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है gh अंडर रूट तो सामने है। इसका कोफिशिएंट देखें सबसे बड़ा किसके पास है जनाब आली। तो यहां पे देखते हैं जी तो देखें किसकी लीनियर वेलोसिटी सबसे ज्यादा है जनाब gh अंडर रूट तो सबके साथ है। कोफिशिएंट देखें स्फीयर में gh अंडर रूट के साथ 10/7 कैलकुलेट करें 10/7 अंडर रूट करें ये 1.19 वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू सबसे ज्यादा स्पीड होगी स्फीयर की। उसके बाद डिस्क के साथ 4/3 ग्रेटर देन 1 वैल्यू है ये 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू होगी 1.13 के राउंड अबाउट होगी। तो स्फीयर के बाद दूसरे नंबर पे स्पीड होगी उसके पीछे होगी डिस्क
सबसे पीछे होगा कौन, हुप। इसके साथ ओनली GH के साथ 1 है, यहाँ भी ग्रेटर देन 1 है, यहाँ भी ग्रेटर देन 1 है, तो ये रेस स्फीयर जीतेगा, उसके पीछे डिस्क, उसके पीछे हुप। अगर आपसे पूछा जाए, एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन है यही वाला जो बुक पे सॉल्व किया है, डिस्क और हुप का कंपैरिजन है, इनमें से डिस्क जीतेगी। डिस्क और स्फीयर का कंपैरिजन पूछा जाए, आपने इनमें से 2 कर देने हैं। स्फीयर और हुप का कंपैरिजन पूछा जाए, वो 2 कर देने हैं। रॉड क्यों नहीं है इस कॉम्बिनेशन में जनाब, ये ऐसे रोटेट हो रहा है, तो ये ऐसे या तो डिस्क है या फिर हुप है। अगर रॉड करना है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, ये इंक्लाइंड प्लेन है ना, ऐसे 1/12 ml² करके, ऐदा तो कोई शय रुड़ के नहीं आती, इसलिए रॉड यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। जिनकी लॉजिक बनती थी वो हमने डिस्कस कर ली है। तो जनाब यहाँ तक देखिए, कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर डिस्कस कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।